तो आज की इस क्लास में हम लोग सौर मंडल के पार्ट 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछला क्लास में हम लोग ओनली सूर्य के बारे में पढ़े थे। हालांकि सौर मंडल हम लोग का सोलर सिस्टम वहाँ पे ही शुरू हो चुका था, लेकिन उसमें हम लोग सिर्फ सूर्य तक पढ़ पाए और क्लासेस लंबा होने के कारण हम लोग नहीं पढ़ पाए। छोटा सा क्लास था सूर्य के इंट्रोडक्शन के बारे में। पिछला जो भी क्लासेस को करवा रहे हैं वो सब कुछ को आप लोग देखते चलिएगा। और अब बढ़ते हैं धीरे हम लोग आगे ग्रहों के बारे में जानने के लिए। सोलर सिस्टम क्या होता है इसका परिभाषा आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सूर्य तथा उसके साथ साथ जितने भी आकाशीय पिंड हैं, किसके साथ साथ, सूर्य के साथ साथ, वे सभी मिलकर एक सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। हमारा जो सूर्य है एक तारा है, उसका जो है उम्र 5 बिलियन साल होता है। एक सूर्य का पूरा एज 10 बिलियन साल तक होता है, जिसमें से हमारा सूर्य 5 बिलियन साल गुजार चुका है। 5 बिलियन साल इसके साथ और बचा हुआ है। ये अपने आसपास के जो भी पिंड हैं, खगोलीय पिंड है, आकाशीय पिंड है सूर्य के अंतर्गत, वे सभी को अपने ग्रेविटी के कारण बांध कर रखा हुआ है। इसलिए सूर्य के आसपास जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, जितने भी सारे एस्ट्रॉयड्स हैं, जितने भी सारे जो भी चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, वे सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य के पास अपनी ऊर्जा है और यही हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि सूर्य है, जिसकी वजह से सारे ग्रहों तक ऊर्जा पहुंचता है। चलिए वो सब बातें हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जो भी क्लास 12th का जो न्यू बैच जो चल रहा है उसमें से आप पूरे क्लासेस को देखते चलिएगा बेसिक से। आज की इस क्लास में हम लोग सोलर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले एक एक ग्रहों के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे सोलर सिस्टम में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने ग्रह हैं? 8 हैं। और पहले टोटल ग्रह 9 हुआ करते थे। कितने ग्रह हुआ करते थे? 9, और जिनके बारे में आप पीछे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हालांकि ये संरचना बहुत बड़ा है, इसलिए हम सिर्फ समझाने के लिए एक छोटा सा फिगर जो है पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमको किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सौर मंडल का परिभाषा हो गया, ये सब आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। सूर्य को हम एक कॉर्नर में लेते हैं और इसके साथ साथ 8 ग्रहों को आकार की दृष्टि से दूरी के हिसाब से हमने लिखा हुआ है, ठीक है। जो सबसे छोटा ग्रह है इसका नाम है बुध, ये सबसे नज़दीक ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका शुक्र ग्रह, जिसे इंग्लिश में हम लोग वेनस कहते हैं। नंबर 3 पे दूरी के हिसाब से चलिए पहले दूरी के हिसाब से, ऐसे दूरी के हिसाब से सबसे नज़दीक क्या है आपका? बुध है। नंबर 2 पे कौन है? शुक्र है। नंबर 3 पे कौन है? पृथ्वी है, जिसको इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। नंबर 4 पे कौन है? मंगल है, जिसे हम लोग मार्स कहते हैं। और बीच में उल्का पिंड का, क्षुद्र ग्रहों का बहुत बड़ा लेयर होता है, ठीक है ना। यहाँ से जो सूर्य की ऊर्जा जो निकल कर जाती है तो इसमें नहीं जा पाती है, इसको पार नहीं कर पाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद सबसे जो 5वें नंबर पे जो ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सोलर सिस्टम का, आप देख सकते हैं, जिसका नाम है बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में हम लोग जुपिटर कहते हैं। उसके बाद आता है आपका शनि, जिसे हम लोग इंग्लिश में इसे सैटर्न कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है अरुण, जिसे हम लोग इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। और फिर लास्ट में 8 नंबर पे आता है वरुण, जिसे हम लोग नेपच्यून कहते हैं। फिर सबसे छोटा आता था जिसको प्लूटो कहते थे और इसे बौना ग्रह कहते थे। इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन हम लोग एक एक ग्रहों के बारे में पूरा डिटेल से आज की इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, जो भी हमारा सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम का आप 3D एनिमेशंस के रूप में आप ब्राउज़र पे, कोई भी गूगल के ब्राउज़र पे जाइएगा और वहाँ पे लिखिएगा सोलर सिस्टम का इमेज, ठीक है ना। सोलर सिस्टम लिखने के बाद उसके इमेज पे जाइएगा, अलग अलग टाइप का आपका स्ट्रक्चर दिखेगा। ये स्ट्रक्चर ही दिखेगा, बहुत बड़ा सा दिखेगा, ऐसे ऐसे किनारे किनारे, और बीच में बहुत बड़ा दीवार जैसा एक दिखेगा। ये दीवार आपको ये एहसास दिला देगा कि इधर की ऊर्जा, यानी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का स्थानांतरण इस दीवार के इस साइड नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये दीवार ना बहुत मोटा है, ये दीवार जो है बहुत मोटा होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे एक एक ग्रहों के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर आकार के दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो पृथ्वी है वो आपको 5वें नंबर पे दिखाई देगा। सबसे पहले बृहस्पति है, सबसे पहले कौन है? बृहस्पति है। नंबर 2 पे शनि है, नंबर 3 पे अरुण है, नंबर 4 पे वरुण है, और इधर आएगा तो नंबर 5 पे हमारा पृथ्वी है। तो आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन है? बृहस्पति है। और ऐसे भी सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, ठीक है ना। तो हमारा आकार के दृष्टिकोण से पृथ्वी कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। यहाँ से बढ़ते जाना है, यहाँ से क्रम बाई क्रम कर करके जाना है बढ़ते हुए, सबसे बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा और इससे छोटा, 5 नंबर पे। अब सवाल पूछेगा कि सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी किस नंबर पे आता है? तो देखो, 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, साफ दिख रहा है, 3 नंबर पे हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और सूर्य के और सौर मंडल में ग्रहों की आकार की स्थिति से हमारा पृथ्वी कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे भाई साहब आता है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं कि सूर्य जो है ना, सूर्य के सामने से और ये क्षुद्र ग्रह के इधर के सामने से जितने भी ग्रह होते हैं, इसे हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं इसके?
आंतरिक ग्रह कहते हैं और ये यहाँ तक जाते हैं, यानी कि इसे हम लोग इंग्लिश में इंटरनल प्लेनेट कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटरनल प्लेनेट्स कहते हैं। ठीक है, इंटरनल प्लेनेट्स कहते हैं। ठीक है, इंटरनल प्लेनेट कहा जाता है किसको? ये चारों ग्रहों को। तो सूर्य के सामने जो 4 ग्रह होते हैं इसे हम लोग इंटरनल प्लेनेट कहते हैं और ये अंदर अंदर होते हैं। इसके बाद जो बाहर में है इसे हम लोग एक्सटर्नल प्लेनेट कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसे हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना। तो टोटल ग्रह, इंटरनल ग्रह में भी टोटल कितने ग्रह होते हैं? 4 ग्रह, और बाह्य ग्रह में भी कितने ग्रह होते हैं? एक्सटर्नल में भी 4 ग्रह होते हैं। सवाल दे देता है ऑब्जेक्टिव में जियोलॉजी क्लास में, सीधे पूछ देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से, ठीक है ना, आंतरिक ग्रह हैं। उसमें से 3 ऑप्शन आपको इधर से कहीं से उठा लेगा और उसमें से कोई एक ऑप्शन डाल देगा इसमें से। तो आपको फिगर के हिसाब से हम इसीलिए बता दिए कि आप याद रखिएगा कि इधर का एक भी ग्रह अगर दिया है, ठीक है ना, जैसे पृथ्वी है मान लीजिए दे दिया, तो पृथ्वी हमारा कौन सा ग्रह है? इंटरनल ग्रह है। ठीक है ना। बुध कौन सा ग्रह है? इंटरनल है। शुक्र कौन सा ग्रह है? इंटरनल है। और मंगल कौन सा ग्रह है? सब इंटरनल है। समझ आ रहा है ना। तो इसके अंदर में जितने भी ग्रह हैं सभी इंटरनल ग्रह कहे जाते हैं, यानी कि आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। अब सवाल इसी को पलट सकता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह है? 3 ऑप्शन डाल देगा यहाँ से और एक ऑप्शन डाल देगा इसमें से किसी एक का। ठीक है ना। तो ये यहाँ वाले जो ऑप्शन होंगे सभी क्या हो जाएंगे? बाह्य ग्रह हो जाएंगे। आप इसका नाम को याद रखिएगा। 8 ग्रह का नाम भी पहले याद कर लीजिएगा इसी जगह पे। सबसे पहले कौन है? बुध है। उसके बाद कौन है? शुक्र है। शुक्र के बाद कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद कौन है? मंगल है। मंगल के बाद कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद कौन है? शनि है। शनि के बाद कौन सा है? अरुण है, जिसको यूरेनस कहते हैं। उसके बाद कौन है? नेपच्यून है। और सबसे लास्ट में जिसको बौना ग्रह कहते हैं वो क्या है? प्लेनेट के नाम पे प्लूटो है। समझ आ गया। लेकिन इस प्लूटो को फिर हटा दिया गया है और बाकी 8 ग्रह हैं। जब प्लूटो का नंबर आएगा तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। समझ आ गया। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में पूरा डाउट कंप्लीट हुआ कि नहीं? चलिए ठीक है। तो इस साइड में आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है? 4, और बाह्य ग्रहों की संख्या भी कितनी है? 4 है। ठीक है, इतना तक हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं एक एक ग्रहों के बारे में पढ़ने के लिए। सबसे ग्रह का लिस्ट जो है ना याद रखना जरूरी है। टोटल सीरियल से याद रखिए, सूर्य की दूरी के हिसाब से। और जैसे ही पूछा कि आंतरिक ग्रह, तो स्टार्टिंग का 4 और उधर का 4, 4 4 8 हो गया। स्टार्टिंग का 4 मतलब जैसे यहाँ सूर्य है तो सूर्य से 4 और फिर उसके बाद से 4, तो वो जो 4 हैं वो बाह्य हैं और सूर्य के सामने वाले 4 क्या हैं? आपके आंतरिक ग्रह हो जाते हैं। इसकी ऐसी नहीं कि ये सीरियल से ऐसे ही होते हैं, कोई इधर है कोई इधर है, लेकिन देखिएगा इस सब के किनारे किनारे इनका अक्ष भी बना हुआ है। ये सभी अपने अपने अक्ष पे ही घूमते हैं। और जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार नहीं, कैसे चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का जो टॉपिक्स हैं, हम लोग का जो सब्जेक्ट है, हम लोग जियोलॉजी में अब इंटर करने वाले हैं। हमने स्टार्ट वहीं ब्रह्मांड से किया था, लेकिन आज हम लोग सोलर सिस्टम में हैं और अब जाकर हमें हमारी पृथ्वी अब दिख रही है कि हमारी पृथ्वी यहाँ है। ठीक है ना। तो हम लोग जनरली इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के विज्ञान को हम लोग भूविज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पृथ्वी को अभी छोड़ेंगे और पृथ्वी के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, तब तक हम लोग इन लोगों के बारे में जान सकते हैं। जैसे हमने बताया था ना कि किसी के घर खानदान के बारे में जानना है, तो जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का खानदान कितना है? सब इतना, ये सब क्लोज खानदान है और ये सब दूर का खानदान है, तो इन सब के बारे में जानना होगा। ठीक है, अभी निर्माण के बारे में हम लोग छोटी सी एक बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पृथ्वी को अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। और जब पृथ्वी की बारी आएगा तो एक टॉपिक आएगा हमारे पास, पृथ्वी की उत्पत्ति। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उसी समय हमें यह डिक्लेयर हो जाएगा कि सूर्य तो चलो इसका तो अलग है, लेकिन ये सभी ग्रहों का इतने इतने पिंड का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है ना। तो हम लोग जब पृथ्वी का निर्माण पढ़ेंगे उसी समय हो जाएगा, इसके बारे में पढ़ लेंगे। क्योंकि जब निर्माण हो रहा होगा सबका, तो सब सारे ग्रहों का निर्माण एक साथ हुआ होगा। ठीक है ना। तो पृथ्वी के निर्माण वाले टॉपिक में इन सभी का फॉर्मेशन के बारे में यानी निर्माण के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं बुध ग्रह को। सबसे पहले किसे हम लोग स्टार्ट करेंगे? बुध ग्रह को हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे ग्रहों को क्या करते हैं? डिटेल से पढ़ते हैं। और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा सवाल और उस सवाल का आपको देना होगा सीधे जवाब। चलिए इतना स्पेस हम लोगों के लिए काफ़ी है, जिसमें हम लोग बुध ग्रह को आराम से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। चलिए, तो नंबर 1 जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? बुध ग्रह कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? मार्स कहते हैं। मार्स नहीं, इसे क्या बोलते हैं जी? मरकरी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मरकरी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बुध ग्रह में मरकरी के बारे में आप क्या जानते हैं? सबसे पहला कि यह सूर्य से सबसे नज़दीक था। यह क्या था जी? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है या सूर्य से
सबसे नज़दीक ग्रह है। तो सवाल ऐसे भी, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बात होगा। बताइए सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह का क्या नाम है? बुध नाम है। और सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह भी यही है। सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह भी कौन है? बुध ही होता है ना, सबसे छोटा ग्रह है। इसका क्या क्या खासियत है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, पूरा एक क्वेश्चन ही आपको करवाया जा रहा है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह का क्या नाम है? बुध है। सूर्य के सबसे छोटा ग्रह क्या, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह का क्या नाम है? बुध है। ठीक है ना। सूर्य का यह एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? कितने लोगों को याद है? सूर्य का एक चक्कर बुध ग्रह कितने दिनों में पूरा करता है? तो देखिए, अगर कोई भी ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है जितने दिन में, उसको हम लोग एक वर्ष कहते हैं जी। क्या कहते हैं उसको? अपने पृथ्वी के समय के अनुसार, जैसे पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो हम लोग यहाँ पे एक साल कहते हैं। तो क्यों ना कोई भी ग्रह अगर एक चक्कर सूर्य का पूरा करे तो उसको भी हम लोग एक साल ही कहेंगे पृथ्वी के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो चलो, तो ये जो है बाबू, ये 365 दिन ही लगाता है। सूर्य का एक चक्कर ये सिर्फ 88 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में? सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करेगा? सिर्फ 88 दिन में पूरा करता है। ठीक है ना। सूर्य का एक चक्कर पूरे 88 दिन में ये पूरा करता है। साथ ही साथ जब कोई ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है तो उस चक्कर लगाने वाले गति को हम लोग परिभ्रमण काल कहते हैं जी, या उसी को परिक्रमा वाला गति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परिक्रमा। बोलते हैं ना कि ये अगर किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि सूर्य को आप एक पॉइंट मान के उसका वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगा रहे हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो उसे हम लोग परिभ्रमण काल कहते हैं। परि का मतलब होता है चारों तरफ, भ्रमण मतलब कि आप भ्रमण कर रहे हैं उसका चारों तरफ। ठीक है जी। या परिक्रमण काल कहते हैं, या जो भी समय लग रहा है उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं, या परिक्रमण गति कहा जाता है, परिभ्रमण गति कहा जाता है। आपकी पृथ्वी को भी देख लीजिए, दो टाइप का गति होता है। पृथ्वी सबसे पहले अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकाव के साथ अपना घूर्णन गति करती है, और वो घूर्णन गति कितना होता है जी? 1600 किलोमीटर पर आवर होता है, यानी 1 घंटे में 1600 की स्पीड से वो चलती है। ठीक है ना। तो ये जो घूम रही है अपने अक्ष पे, इसे हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं इसको? घूर्णन गति। लेकिन ऐसे ऐसे घूमने के साथ साथ भी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो जो चक्कर लगा रही है, इस चक्कर लगाने को हम लोग क्या बोलते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परिभ्रमण गति। तो सारे ग्रहों में लगभग ये होता ही है कि सभी आपस में भी घूमते हैं और घूमते घूमते सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। परिभ्रमण गति भी करते हैं और घूर्णन गति भी करते हैं। लेकिन हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग को उतना ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। हम लोग को जल्दी से जल्दी कहाँ तक पहुंचना है? पृथ्वी तक पहुंचना है। ठीक है। सूर्य का एक चक्कर या 28 दिन में क्या कर लेता है बाबू? ये पूरा कर लेता है। बताइए, अब एक ग्रह तो सही था, लेकिन अपने ग्रहों को भी, क्योंकि ग्रह भी छोटे नहीं होते हैं क्या? जैसे आप पृथ्वी को देखिए, पृथ्वी छोटा है नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसके साथ भी पृथ्वी से भी छोटे छोटे पिंड होते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। तो वे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उनके पास अपना प्रकाश ऊर्जा नहीं होता है, उसे हम लोग ग्रह कह रहे हैं। लेकिन वे पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं और उनके पास अपना ऊर्जा प्रकाश नहीं है, उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं जी? उपग्रह कहते हैं। इसको आप नॉर्मल भाषा में समझिए, गांव के मुखिया और इंसान के बारे में। ठीक है ना। गांव के मुखिया के चक्कर अगर इंसान डायरेक्ट लगा रहा है तो ये क्या हो गया? आपका ग्रह हो गया। ठीक है ना। गांव के चक्कर अगर पूरा आदमी लगा रहा है, गांव के चक्कर मीन्स अगर एक मुखिया बाबा ही हैं, ठीक है ना, ये मुखिया जी हैं, और ये मुखिया के चक्कर अगर चारों तरफ बहुत सारे लोग चक्कर लगा रहे हैं इसके, ठीक है ना, तो आप मुखिया को सूर्य समझिए, और ये जितने भी लोग चक्कर लगा रहे हैं वो सब क्या है आपके? ये सब क्या है इसके? ये सब ये मुखिया हो गया, तो मुखिया यानी ये सूर्य हो गया। और जितने भी ये सब जो चक्कर लगा रहे हैं, तो चक्कर लगा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गए आपके? ये सब ग्रह हो गए ना रे। ये मुखिया है और ये बेचारे चक्कर लगा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गए? ग्रह हो गए। तो उसी प्रकार से हमारा पृथ्वी भी उसी सदस्य में से कोई एक है जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो हमारी पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। लेकिन कुछ छोटकन लइकवन है जो इन लोगों का भी चक्कर लगा रहे हैं, इनका ही चक्कर लगा रहे हैं, इनका ही चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सब छोटे छोटे क्या हो गए? उपग्रह हो गए। तो उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी का भी कोई चक्कर लगाता है, और वो चक्कर कौन लगाता है आप कमेंट सेक्शन में डाउन करिएगा। ठीक है, जल्दी से उसको बताइए। तो उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। पहली चीज़ क्या कहते हैं जी? उपग्रह कहते हैं। अगर हम लोगों के भी कोई चक्कर लगाएगा, यानी कि हम लोगों के ग्रहों का भी अगर कोई चक्कर लगा रहा है, तो उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके पास, बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है,
कोई भी उपग्रह इसके पास नहीं है। उपग्रहों की संख्या इसके पास कितनी है? 0 है, यानी कि बुध ग्रह के पास कोई भी ये नहीं है। बुध का कंडीशन ऐसा है ना, बेचारा स्पीड में घूमता है। आप परमाणु से समझिए कि आप केमिस्ट्री में पढ़ें कि परमाणु के नाभिक के पास का जो कक्षक होता है ना, बहुत तीव्रता से गति करता है और उसको मजबूत आकर्षण बल से, मजबूत नाभिकीय आकर्षण बल से वो इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखता है। सिंपल सी भाषा है कि अगर कोई परमाणु है, परमाणु के बीच की कोई नाभिक है ना, कोई परमाणु है और परमाणु के बीच की कोई नाभिक है, तो जो पहला कक्षक होता है ना, इस पे प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल लगता है। इस पे क्या लगता है? प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल लगता है और ये और तेजी से क्या करता है? गति करता है। ये बात आप केमिस्ट्री में पढ़ें। सेम उसी प्रकार से कि ये मान लीजिए सूर्य है और बुध यहाँ पे है, तो ये गधा और ही नहीं स्पीड में दौड़ेगा जी। ये और स्पीड में किसको क्या करेगा? दौड़ाएगा और 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेगा। लेकिन आप सिर्फ देखिए, बात समझिए। इसी प्रकार से परमाणु जैसा ये होता है, ठीक है ना, कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये बुध था, स्पीड में गति किया क्योंकि इसको गति करने के लिए भी बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं थी, इसका त्रिज्या भी क्या था? कम था। लेकिन अब इसमें आ जाइए, मान लीजिए कि ये है आपका शुक्र। अब शुक्र का भी तो समय बुध से कैसे भी ज़्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि ये दूर ज़्यादा है। उसके बाद ये है पृथ्वी, तो पृथ्वी को तो और ज़्यादा लगेगा जिस समय। अगर मान लीजिए कि आगे है मार्स यानी मंगल, इसमें तो और लगेगा। आगे है तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, बृहस्पति, और लगेगा। जो जितना दूर जाते जाएगा उतना ही पृथ्वी सूर्य का नाभिकीय बल उस पर लगना धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप लोग पढ़े हैं ना कि कोई भी परमाणु का जो सबसे दूर या बाह्य कक्ष होता है उसका ही इलेक्ट्रॉन शेयर होता है कहीं पे अगर जाना होता है तो, या वही किसी को ग्रहण करता है। नाभिकीय बल उस पर लगता तो है लेकिन बहुत दुर्बल लगता है। बहुत प्रबल कहाँ लगता है? जो नाभिक के सबसे करीब वाला जो कक्षा होता है ना, उसमें ये लगता है। तो अगर आप केमिस्ट्री आपका है और बेहतर तरीके से आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इस पॉइंट को मेरा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो ना भाई, ये है आपका पूरी तरीके से नाभिक और यह है पहला कक्षक, यह है दूसरा, यह है तीसरा, यह है चौथा। तो आपको क्या लगता है कि सूर्य का प्रभाव शनि पे ज़्यादा होगा कि बुध ग्रह पे ज़्यादा होगा? बुध ग्रह पे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नज़दीक है तो इस पर प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जबकि इस पर क्या लगेगा? कम लगेगा। इस पर क्या लगेगा? कम लगेगा। प्लूटो को ग्रह से क्यों हटाया गया? कारण था क्योंकि ये बेचारा इतना दूर था, सबसे अंतिम में था, प्लस में इसका आकार भी बड़ा नहीं था। इसका आकार, ये इसका आकार भी क्या था? छोटा था। तो सूर्य का जो नाभिक सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल था इस पर नहीं दिखा पाया। जब इस पर नहीं दिखा पाया तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये गति जैसे ये 8 जो ग्रह जो गति कर रहे थे जिस मतलब कक्षक के अनुसार, तो ये उन कक्षकों का नियम का पालन नहीं कर रहा था। कौन? प्लूटो। तो इसको बोला कि भैया तू ग्रह से बाहर है। क्या प्लूटो को इस बात को पता है क्या कि हम ग्रह भी हैं? क्या प्लूटो को इस बात का पता है कि हमको लिस्ट से हटा दिया है? नहीं रे, सब निर्जीव है, ठीक है ना। ऐसे तो इसको पता नहीं चलेगा। लेकिन चलो उसी बात को हम लोग पता करते हैं। तो ये भाई सूर्य से ज़्यादा नज़दीक है। इसके एक साइड में प्लाज्मा अवस्था भाग है। इस बुध का एक साइड में प्लाज्मा अवस्था भाग है, लेकिन एक साइड में इतना ठंडा है कि एक साइड में बर्फ पड़ने लगता है। इतना कंडीशन इसका खराब है, ठीक है ना। क्या इस पे जीवन की संभावना है? इस पे जीवन पाया जाएगा जी? इस पे जीवन पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा? इतना नज़दीक है, प्लस में इतना स्पीड गति कर रहा है, कोई उपग्रह इसका नहीं है, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई भी चीज़ इस पर नहीं है। तो बुध ग्रह के बारे में आपका डाउट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? डाउट कंप्लीट हो गया? बता दोगे बच्चों को? क्यों? क्योंकि सूर्य के सामने का कक्षक इसी का है। सूर्य के सामने का पहला कक्षक किसका है? बुध ग्रह का। सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे तेज भी गति करता है, सबसे छोटा ग्रह भी है। सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा कर लेगा? 28 दिन में। इस सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये पहला दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है ना। सबसे छोटा ग्रह ये है बुध है, सबसे नजदीक ग्रह भी यही है। बस ये बात सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन वाले जो भी चीज़ आपसे पूछे थे, अभी पूछे थे कि पृथ्वी का उपग्रह का क्या नाम है, आप लोग जल्दी से बताइए, सब कुछ हम देख रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। अब नंबर किसका आता है बेटा? अब नंबर आता है शुक्र ग्रह का। अब किसका नंबर आता है? शुक्र ग्रह का। तो शुक्र ग्रह बताइए दूसरा कक्ष में गया। याद करो परमाणु में आता था ना ऐसे, परमाणु में इसको मान लीजिए सूर्य, पहला कक्षक किसका है? मरकरी का। दूसरा कक्षक किसका है? शुक्र का। तीसरा कक्षक किसका है? पृथ्वी का। चौथा किसका है? मंगल का। ये किसका है? बृहस्पति का। ये किसका? शनि का। ये किसका? यूरेनस का। और ये किसका? नेपच्यून का। और ये किसका? प्लूटो का। बताओ यहाँ पे सूर्य है रे, ये सूर्य का प्रभाव किस पे ज़्यादा रहेगा? पहला पे? 8वां पे ज़्यादा नहीं ना रहेगा जी? नहीं ना रहेगा। 9वां पे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यही हो गया सूर्य का अपना कैपेबिलिटी, पहला पे जमा के रखा है, दूसरा पे भी जमा के अब रखेगा। तो दूसरे वाले ग्रह को हम लोग क्या बोल रहे हैं? शुक्र बोल रहे हैं। उसके बाद थर्ड वाला कौन है? पृथ्वी है। फोर्थ वाला कौन है? मंगल है। फिफ्थ वाला कौन है? बृहस्पति है। इसी टाइप से आप फॉर्मेट तैयार करके रखोगे, ठीक है ना। उसके बाद आप समझोगे मेन पावर कहाँ से मिलता है किसी परमाणु को? यहाँ से मिलता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स भी यहाँ पे होते हैं, लेकिन प्रोटॉन स्थिर होते हैं, वे बल लगाते हैं ज़्यादा, जबकि इलेक्ट्रॉन्स हल्के होते हैं और ये कहीं पे शेयर ओवर हो जाते हैं। कोई अगर दूसरा अटैक किया
तो इस पे प्रोटॉन पे अटैक नहीं होता है, अटैक कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। ये बात आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरे ग्रह का नाम हमारा क्या है यहाँ पे, आपकी दूसरे ग्रह का नाम क्या रहेगा, शुक्र रहेगा। और शुक्र को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनस कहा जाता है, ठीक है। देखिए सूर्य की खासियत पता है क्या है, यह सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है, दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है ना। कौन सा ग्रह है जी, दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, नज़दीक ग्रह है, ठीक है ना। और पहला नंबर पे कौन था, पहला नंबर पे कौन था, बुध था, ठीक है ना। सूर्य के दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह ये होता है, समझ आ रहा है ना। इस गैस में इसमें पता है खासियत क्या है इसका, इस वेनस पे खासियत क्या है, इसके पास ना गैस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गैस है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस है तो इसमें CO2 है और 98 से 99% है। यह सबसे घातक चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है किस पे, शुक्र ग्रह पे। और खासियत यह ना कि कार्बन डाइऑक्साइड है, चलो यहाँ तक तो सही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर जानो। कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस होता है। कौन सा गैस होता है, भारी गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे है वहाँ पे घनत्व यानी डेंसिटी का मान ज़्यादा हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत गर्म गैस है, बहुत क्या है, गर्म गैस है। आप एग्जांपल के लिए कि आप अगर रोटी को पकाते हैं तो रोटी जैसे ही फूल जाता है तो रोटी के अंदर में जो गैस भरता है ना, पका हुआ रोटी के अंदर, वो कौन सा गैस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है ना। उसमें गलती से अगर फूट गया और उसके अंदर में हाथ अगर चला जाता है तो सोच सकते हैं कितना जलता है, जबकि एक फुला हुआ रोटी में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। लेकिन उसी प्रकार सोचो कि सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक वाला ग्रह जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, शुक्र बोल रहे हैं, वो उसका आकार, शुक्र के आकार जस्ट पृथ्वी की इतना है। पृथ्वी से हल्का सा छोटा कौन है, शुक्र है। तो सोचो आकार आप मतलब अनुमान लगाइए कि पृथ्वी जैसा, और पृथ्वी जैसा आकार लेकर चलने वाले ग्रह के पास उस पूरे ग्रह पर 98 से 99% जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सोचो उस ग्रह का तापमान कितना होगा, सोचने वाली चीज़ है ना। उस एक रोटी जल जाता है, एक रोटी के अंदर का भाप अगर हमारे हाथ में चल जाएगा तो हाथ जला देता है। मतलब एक सोचो कि जितना हमारा सोच नहीं है ना उतना वो गर्म गैस है, मतलब गर्म गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और वही गर्म गैस का 98 से 99% मात्रा कहाँ पाया जा रहा है जी, शुक्र के पास पाया जाता। बहुत गर्म ग्रह हो गया। तो इसीलिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, इतना गर्म है ये शुक्र ग्रह, इतना गर्म है, ठीक है ना, कि ये चमकने लगता है। ये क्या करने लगता है, चमकने लगता है। भाई एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो चमकेगा, ठीक है ना। और घना तो ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड का मान जहाँ पे पाया जाता है ना, इसका खासियत है कि बाकी ग्रहों को खींच तो लेगा, लेकिन खींच के, और ये भारी गैस हम बता दिए, अब ये जो भी गैस है उसको बाहर नहीं निकलने देता है। ये खासियत है इसका, ठीक है ना। तो ये कैसा गैस है कि बाकी ग्रह, बाकी अगर कोई भी चीज़ है ना तो वो उसको निकलने नहीं देगा, दाब के रखेगा। क्यों, क्योंकि ये भारी गैस होता है। ये भारी गैस है, ये क्या करके रखा है, दबा के रखा है, ठीक है ना। और दबा के रखा जा रहा है, रखे जा रहा है, रखे जा रहा है, और बाकियों को अवशोषित करते जा रहा है। सूर्य की गर्मी को क्या करते जा रहा है, अवशोषित करते जा रहा है। तो मेरा एक बात बताओ, जब अवशोषित करते जाएगा और इधर से निकलने नहीं देगा तो घनत्व तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो एक टाइम में ऐसा कहा जाता है, अच्छा इतना बड़ा, इतना टेम्परेचर है शुक्र ग्रह का कि यह चमकने लगता है, इसीलिए इसको चमकीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, चमकीला ग्रह। लेकिन एक पॉइंट है कि जब बहुत ज़्यादा घनत्व हो जाएगा तो एक समय बाद इसका भी बिग बैंग होगा। बिग बैंग मतलब बड़ा विस्फोट होगा। क्यों, क्योंकि किसी पदार्थ के अंदर कितना टेम्परेचर रखोगे, है ना, कोई लिमिट होता है ना, कितना टेम्परेचर रखोगे। तो टेम्परेचर कितनों रख रहा है, लेकिन वो एक तरीके से प्रकाश के रूप में रिलीज कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। तो बिग बैंग की संभावना यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। तो चमकीला ग्रह कहते हैं जी, किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को। कैसे चमकता है, उसमें हैलोजन जल रहा है, नहीं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। इतना गर्म है कि उस गर्मी की वजह से क्या करने लगता है, ये चमकने लगता है। पृथ्वी के जो भी रिश्तेदार है वो सभी रिश्तेदार शुक्र ग्रह। जैसे पृथ्वी का जुड़वा बहन, मौसी, मामा, कुछ भी बोल दिया पृथ्वी का, पृथ्वी से रिश्तेदारी अगर कोई जोड़ रहा है तो ग्रह का क्या नाम है, शुक्र ग्रह नाम है। तो पृथ्वी का जुड़वा बहन ज़्यादातर पूछता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन है, शुक्र है। कौन है जी, शुक्र है। मौसी वौसी जो भी है वो सब के सब कौन है, यही है। अच्छा एक बात बताइए, अगर जैसे ही शाम हुआ, जैसे ही शाम हुआ, अंधेरा होने वाला है, बेर डूब गया, मतलब सूर्यास्त हो चुका है, तो देखिएगा ना सूर्यास्त होने से पहले ये चमकने लगता है। तो
तो हम लोग कहते हैं कि तारा है, ये बड़का तारा है। भैया वो तारा नहीं है, सांझ के टाइम में जिसको हम लोग इवनिंग स्टार कहते हैं, शाम के समय में, शाम के समय में आप इसे देख सकते हैं। ज़्यादातर गर्मी के दिन में आपको दिखाई देगा। आप गर्मी के दिन में शाम के समय में छत पर रहते हैं, छत पर रहिएगा ना, तो जैसे ही सूर्यास्त हुआ ना, तो उसके बाद आपको एक बड़ा सा तारा दिखाई देगा और लगेगा ना कि बाकी तारा उगा ही नहीं है, ये क्या दिख रहा है, वो कोई तारा नहीं है, वो क्या है, शुक्र ग्रह होता है। तो पृथ्वी पर से हम उसे क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो अच्छा, अब जल्दी से ये हो गया, शाम के टाइम में भी देख सकते हैं और सुबह में भी उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि सुबह में जब एकदम सुबह हो गया है, बाकी जो भी तारों का जो ग्रुप था, संख्या था, वो लगभग लगभग सब खत्म हो चुका है और एकदम थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वो भयानक चमक रहा है सामने। समझ आ रहा है ना, वो जो भयानक चमक रहा है ना, उसके भोर का तारा कहा जाता है। लेकिन वो तारा हो रहा नहीं है, बस कहा गया है भोर का तारा, नहीं होता है गाँव देहात में कहावत कि उसको भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा है ना। तो इसी प्रकार से अब सवाल बना दिया इसको, लेकिन वो है क्या चीज़ एक्चुअल में, शुक्र ग्रह है, ठीक है ना। तो भोर का तारा, भोर का तारा तथा सांझ का तारा किसको कहते हैं, सांझ का तारा किसको कहते हैं जी, शुक्र को कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो वो एक्चुअल में कोई स्टार, वो स्टार नहीं है, वो है क्या चीज़, वो है एक ही चीज़ जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रह बोल रहे हैं ना। वो है क्या, एक ग्रह है। इतना हो गया कि नहीं हो गया, फाइनल हुआ कि नहीं हो गया, हो गया क्या, क्या इस पे उपग्रह होगा, नहीं है, इस पे किसी प्रकार का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके आसपास का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ना। टेम्परेचर कैसे हो गया कि सूर्य के सामने ही है, ये भी सूर्य के जस्ट 2 नंबर पे ये ग्रह है शुक्र, लेकिन शुक्र के अपना ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि आसपास कोई भी ग्रह नहीं रह सकता है। इसीलिए शुक्र और बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो याद रखना, उपग्रह किसके पास नहीं है, शुक्र के पास भी नहीं है, और उपग्रह शुक्र ग्रह के पास और बुध ग्रह, दोनों ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है। अब नंबर किसका आता है, पृथ्वी के बारे में। अब नंबर किसके पास आता है, पृथ्वी। तो क्या पृथ्वी पढ़ाया जाए, अभी पढ़ाया जाए, अभी पृथ्वी को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा जियोलॉजी में अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं। भाई हम लोग के घर खानदान जानना है ना, तो अभी हम लोग रिश्ता लगाने पहुंचे हैं सोलर सिस्टम में। बेटी के बारे में बाद में जानते हैं, सबसे पहले उसके अड़ोस पड़ोस के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो बेटियों के बारे में अभी नहीं जानते हैं, जिससे ब्याह करना है उसको नहीं करना। अब बेटी क्या नाम है जी, पृथ्वी राजकुमारी। क्या नाम है बेटी का, पृथ्वी राजकुमारी, ठीक है ना। और हम सभी क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं ना, ठीक है। शुक्र ग्रह चलिए भाई हो चुका है। अब ग्रह आता है जिस ग्रह का नाम क्या है, मंगल। जिस ग्रह का नाम क्या है, मंगल। मंगल को कहते हैं इंग्लिश में मार्स। क्या कहते हैं जी, मार्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, मार्स कहते हैं। मंगल जो ग्रह है ना, वो लाल धूल कणों से मिलकर बना हुआ है। इसमें सिलिका ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। उसमें जैसे हमारी पृथ्वी पे मिट्टी है, तो वहाँ पे मिट्टी नहीं है, वहाँ पे जो मिट्टी हम लोग का जम चुका है ना, वो मिट्टी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नमी नहीं है, पूरा सूखा है, पानी वानी वहाँ पे नहीं है। तो पानी वानी नहीं है, तो धूल कण के रूप में सारा कुछ है, ठीक है ना। अभी नहीं कहना है कि धूल कण है गुरुजी, तो धूल कण उड़ता होगा रोड की तरह, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। कौन जानी तूफान आ रहा है, वहाँ पे पेड़ पौधा है कि तूफान आएगा, नहीं है। वहाँ पे जीवन अभी भी नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मंगल ग्रह पे जीवन की संभावना आगे चल के होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी का निर्माण है, वहाँ पे धूल कण की संरचना है। तो धूल कण आज निकल कई लाखों साल बाद वो मिट्टी के रूप में कन्वर्ट होगा, और वहाँ पे आने वाले जैसी ऐसा संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का खात्मा होगा, तो वहाँ पे जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन वहाँ पे नुकसान क्या क्या है ना, वहाँ पे नुकसान क्या क्या है वो तुमको बताते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मंगल ग्रह की जो संरचना है, वह लाल ग्रह इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। और चमकीला ग्रह किसको कहते हैं, शुक्र को। तो लाल ग्रह कहते हैं किसको, रेड प्लेनेट किसको कहते हैं, मंगल को। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाल रंग का धूल कण है। यहाँ पे क्या है, लाल रंग का धूल कण है। तो धूल कण ऐसे भी आपको अजीब ही दिखेगा जी, धूल कण से बना हुआ है ना, और उसका रंग कैसा हो गया है, लाल हो चुका है। सिलिका ऑक्साइड यहाँ पे कहा जाता है कि जीवन की संभावना है। जीवन की संभावना यहाँ पे है कि नहीं है जीवन, लाइफ पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है, जीवन की संभावना है, ऐसा कहा जाता है। अगला देखा जाए तो ये किससे बना हुआ है, इसमें कहा जाता है कि सिलिका ऑक्साइड की मात्रा अधिकता है। इसमें सिलिका ऑक्साइड। अब सिलिका ऑक्साइड मतलब क्या होता है भाई, तो सिलिका ऑक्साइड ज़्यादातर बालू रेत सब में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब की मात्रा यहाँ पे कुछ कुछ है, और कुछ कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा इसी की मात्रा है, क्योंकि बाकी ग्रह होते तो उनका स्ट्रक्चर बन चुका होता। अब कहा जाता है कि सर वहाँ पे ना एक पहाड़ है, पर्वत, एक क्या है वहाँ पे, पर्वत। अच्छा, पहाड़ पर्वत में अंतर जानते हो, पहाड़ जिसका 1000 मीटर से ऊंचाई कम हो,
जैसे 700-800 मीटर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। यानी 1 किलोमीटर से कम अगर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। जैसे इसी जगह देखो बंका पहाड़ है, ये कोई पर्वत नहीं है, लेकिन 1000 मीटर से कोई प्लस ऊंचाई हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पर्वत कहते हैं। समझ में आ गया ना यहाँ पे। तो वहाँ पे एक पर्वत है, वहाँ पे क्या है, एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है जी, निक्स ओलंपिया नाम है, निक्स ओलंपिया। क्या नाम है उसका, निक्स ओलंपिया नाम है पर्वत का। और ये पर्वत जो ऊंचा है ना, लगभग लगभग 27 किलोमीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है जी, 27 किलोमीटर लगभग ऊंचा है। ये लगभग है, लगभग लगभग क्या ये इतना इतना ऊंचा है, इतना क्या है, ऊंचा है। समझ रहे हो ना, 27 किलोमीटर ऊंचा है निक्स ओलंपिया पर्वत। अब बोलोगे कि सर पृथ्वी पर तो इतना ऊंचा पर्वत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर जो माउंट एवरेस्ट है उसका 8885 मीटर ऊंचाई है, यानी कि 8 किलोमीटर, यानी कि 150 मीटर कम 9 किलोमीटर हमारा किसका ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट का। तो माउंट एवरेस्ट का 9 किलोमीटर है, तो कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट से लगभग लगभग 3 गुना उसका है। ठीक है ना, तो 3 गुना है तो 27 किलोमीटर नहीं होगा, क्योंकि 9 किलोमीटर भी तो ऊंचाई नहीं है ना। तो मान के चलो लगभग में 9 या 27 किलोमीटर। जब 9 किलोमीटर हमारा माउंट एवरेस्ट का है तो 9 या 27 किलोमीटर हम इसको बोल सकते हैं। 27 किलोमीटर की ऊंचाई है किसकी, निक्स ओलंपिया की। तो सवाल पूछेगा, ये जो डिफिकल्ट है उसी को पूछेगा कि मंगल ग्रह पे पाए जाने वाले पर्वत का क्या नाम है, निक्स ओलंपिया। अब कहा जाता है कि वहां पे पर्वत कैसे बन गया, तो सिंपल सी बात समझिए। यहाँ सूर्य है, सूर्य के पास ग्रेविटी है, और हमारा पृथ्वी कहाँ था, यहाँ पे था ना। ठीक है ना, ये था मार्स, ये था वेनस, ये था अर्थ, और ये था मार्स नहीं मरकरी, ये है मार्स आपका ना। तो अब बताओ कि ना ये जो था ना, ये जितने भी ग्रह हैं उपग्रह, इसमें उपग्रह उल्का पिंड ये सब आलतू फालतू चीज़ है। ठीक है ना, तो ये अपना लेयर बना के हैं। क्यों लेयर बना के हैं, लेयर बना क्यों है। और ये ऐसे ही नहीं है, पूरे अर्धवृत्ताकार पथ में पूरे हैं गोले गोले, समझ रहे हो ना। ठीक है ना, तो ये जो चक्कर लगा रहे हैं, तो ये सबसे पहले ना गुरुत्वाकर्षण बल को बांध के रखा है। इसको गुरुत्वाकर्षण बल जो सूर्य का है इसको क्या करके रखा है, बांध के रखा है। अच्छा ये अब सवाल है ना कि बांध के रखा है सर, तो इधर खिंचाई आ जाना चाहिए था इस साइड में, है ना, इस साइड में सूर्य की ओर खिंचाई आ जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं खिंचा रहा है भाई साहब। तो कारण बताइए, किसी को पता है तो। बहुत ही सिंपल है भाई, कि बृहस्पति देख कितना बड़ा है, तो बृहस्पति का भी तो अपना गुरुत्वाकर्षण होगा। आज हमारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है ना, तो क्या तुम्हें लग रहा है कि इन लोग का ग्रेविटी नहीं अपना अपना है, लेकिन इन लोग का मेन हेड कौन है, ई है। तो इहो बेचारा प्रयास करता होगा अपनी ओर खींचने का, ये मंगल भी अपनी ओर खींचने का प्रयास करता होगा, इस पृथ्वी भी अपनी ओर खींचने का प्रयास करता होगा यहाँ से, ये भी शुक्र भी, ये तो क्या करेगा, ये तो बेचारा ऐसे दौड़ रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि बृहस्पति इतना बड़ा है कि क्या इस खींचने का इसको प्रयास नहीं करता होगा, ये इधर खींचेगा इधर खींचेगा, बेचारा जाए तो जाए कहाँ, इसीलिए चुपचाप दीवार बना के खड़ा है। समझ रहा हो ना, मैंने इधर खींच नहीं सकता, ये इधर भी नहीं खींच सकता, तो ये लोग बेचारन के मजबूरी है कि यहाँ से हिल नहीं सकता। ये दम लगाएगा तो इसके साथ साथ कौन दम लगाएगा, शनि भी दम लगाएगा, क्योंकि बुध बृहस्पति से थोड़ा बहुत ही छोटा है ई। फिर शनि है तो अरुण भी है, वो सब है, तो सब नरे जितना बल सूर्य उधर लगा रहा है उतना ही बल इन लोग भी चारों मिलकर लगा रहा है कि नहीं है। इसलिए बेचारे लोग न इधर का है ना उधर का है। लेकिन जब कभी भी इनका संतुलन बिगड़ता है या गति, जैसे कैसे सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो जैसे ही आगे पीछे ऊपर नीचे करेगा तो यहाँ से ढलंग के कहाँ गिरने लगेगा, मंगल पे, क्योंकि सामने कौन है, सामने कौन है, यहाँ पे सामने मार्स है, मंगल है, तो यहाँ से धीरे धीरे कहाँ पे गिरने लगता है, मंगल पे। मतलब मंगल पे गिरेगा तो अनबैलेंस होकर गिरेगा, कोई स्पीड में गिरेगा क्या कि हम थोड़ा पास 60 की स्पीड में गिर रहे हैं। बताओ कि कोई अंतरिक्ष से कोई चीज़ आया, मान ले कोचिंग में पर गिर गया, वो स्पीड से आ रहा था क्या कि 100 किलोमीटर की स्पीड था, कौन स्पीड था, नहीं ना, वो बेचारा कहाँ से आ रहा है हमें खुद नहीं पता है, पता अंतरिक्ष के किस भाग से आ रहा है हमें कुछ नहीं पता, आया ढाई माने बिना स्पीड के गिर गया। और ग्रेविटी में क्लास 11 पढ़ी होगी कि जैसे जैसे उसका त्रिज्या घटते जाएगा, जितना जल्दी जल्दी नजदीक आएगा उसका वेग बढ़ते जाता है। ठीक है ना, तो यानी ऊपर था तो ठीक था लगभग, इसमें अब आया जैसे जैसे करीब आ रहा ढाई माने गिरेगा पूरा। सोचो, कल्पना तक नहीं कर सकते क्या हाल होगा इस कोचिंग का, यहाँ पे नीचे का धरती फाटेगा, अंदर पता चला कहाँ मेंटल तक घुस जाएगा, इतना पावर है। समझ रहे हो ना, धरती को फाड़ के रख देगा, अगर गिरा ना वैसा कुछ वस्तु धरती को फाड़ के रख देगा, इस जगह फट जाएगा पूरा। ज्वालामुखी नीचे का जितना लावा मैग्मा होगा ना सब फेंक देगा, ज्वालामुखी आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा पूरे पृथ्वी में। ठीक है ना, तो ये होता है तुम्हारा इसकी प्रक्रिया। अब एक बात बताइए कि आज आप पृथ्वी पे जो भी उबड़ खाबड़ भाग देखते हैं वो कैसे आया है, आपको क्या लगता है, ये सब ज्वालामुखी से आया होगा, भूकंप से आया होगा। जब डायनासोर युग का अंत हुआ, तब डायनासोर युग का अंत हुआ तो इजिप्टा नाम के उल्का पिंड का पूरा ग्रुप गिरा, है ना, पूरा ग्रुप गिरा तो पृथ्वी को उलट पलट कर रख दिया पूरी तरीके से, इतना मार मारा पृथ्वी को, कहाँ पे ऊंचा, कहाँ पे पहाड़, कहाँ पे क्या हुआ।
तुम्हें क्या लगता है कि इस टाइप के, अच्छा पर्वत पहाड़ कोई विरासत में हमें नहीं मिला है, वो बहुत बड़ा आपदा के कारण हमें मिला है, समझ रहे हो ना। तो इसी प्रकार से आपदा इसके पास तो हमें, जैसे चमाट नहीं मारते हैं किसी व्यक्ति को वैसे मारता होगा रे, इधर उधर जैसे करेगा, यहाँ से ढेला आएगा ओ मच के मारेगा इसको, वो का कहीं के इधर से उधर भाग रहा है, फिर इधर सामने आएगा तो चल खेल बराबर, ऊपर से इयो मार रहा है, इधर से इयो मार रहा है, इसीलिए इस पर धूल करना है, मिट्टी जमने के लिए मौके नहीं दिया, जो नहीं आ रहा है उसी को इस पर मार के ज्वालामुखी भड़का के चला जा रहा है, ठीक है ना। पृथ्वी पर गिरता है, अब सवाल ये भी है ना कि पृथ्वी पे भी गिरता है, का कारण क्या पृथ्वी गिरने का, सामने तो है इसका, मंगल ग्रह के ही तो सामने है, लेकिन सामने है तो पृथ्वी पे गिर रहा है ना, तो कारण है कि पृथ्वी पे हमारा वायुमंडल है, और पृथ्वी पे हमारा वायुमंडल है, और वायुमंडल इस टाइप का है कि नीचे हम लोग का वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है, ऊपर में वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं हमारा टेम्परेचर डाउन होने लगता है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर क्या होने लगेगा, डाउन होने लगेगा। तो अगर कोई ऊपर से अनबैलेंस होकर आ भी रहा है तो हमारा इस डाउन टेम्परेचर ऊपर से ही इसको क्या करते आ जाएगा, ठंडा करते आ जाएगा। और वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है, 650 किलोमीटर, 640 किलोमीटर, बताए थे 640 किलोमीटर हमारा ऊपर में क्या है, हवा है। तो ऊपर से इबो करेगा, तो जैसी वायुमंडल में कोई भी वस्तु पर आती आता है तो उसका आग तो बुझाइए देगा कम से कम, है ना, पूरी तरीके से नहीं बुझाएगा, लेकिन फिर भी जितना विनाश यहाँ पहुंचाना है उससे तो कई गुना आग को क्या कर देगा, वायुमंडल हमारा बुझा देगा। देखो ना हिमालय पर्वत है ना, तो हिमालय पर्वत के नीचे में आपको देखिएगा बर्फ बहुत कम मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आदमी टॉप पे पहुंचता है वैसे वैसे बर्फ ज़्यादा मिलता है। कारण क्या है कि नीचे से टेम्परेचर उतना डाउन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आउट टेम्परेचर का मान घटते जाएगा, आउट टेम्परेचर का मान घटते जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट सिर्फ बर्फ का ग्लेशियर है, क्या है, बर्फ का ग्लेशियर है, पूरा ऊपर में बर्फ है, ठीक है। ऐसे ही देखो ना हवाई जहाज जहाँ पे उड़ता है ना वो तो 7 किलोमीटर से ऊपर उड़ता है ना, तो ऊपर उड़ता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो करम अथी कर दोगे तो मान लो कि उसमें आराम से तू अथी करके रख सकते हो, ये सब जम जाएगा, ब्लड जम जाएगा पूरा, ठीक है ना। कारण यह है कि नीचे का वायुमंडलीय दाब अलग है, ऊपर का अलग है, इतना ठंडा हवा है कि मत को, पूरा ठंडा, ठीक है ना। और हवा तुमको पता नहीं चलेगा, वो अलग बात है, 800-900 की स्पीड में चलता है फ्लाइट, हुआ कितना स्पीड चलता है, 900 के स्पीड से फ्लाइट उड़ता है, समझ रहे हो। तो अलग है, जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं टेम्परेचर क्या होता है जी, गिरने लगता है ना, टेम्परेचर पूरा डाउन हो जाएगा, जीरो नहीं माइनस में टेम्परेचर रहेगा। तो माइनस में रहेगा, कोई आग बुझा के आएगा तो समझ रहे हो क्या होगा। हाँ अभी नहीं कह रहे हैं कि क्या वो नीचे आएगा, उल्का पिंड आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि आप देखिए ना विश्व का नक्शा है, स्थल मंडल देखिए आपको 21% दिखाई देगा, स्थल मंडल कितना है 21% है, बाकी सभी जगह पे बाकी 21% है जी, 71% तो खाली जल मंडल है, 71% सिर्फ जल मंडल है, बाकी जो भी शेष है सब क्या है, स्थल मंडल है। तो पृथ्वी के किस भाग में गिर रहा है वो पता चलेगा हम लोग के, नहीं चलेगा। तो स्थल मंडल पे बहुत कम ही गिरता है क्या चीज़, उल्का पिंड। सबसे ज़्यादा कहाँ गिरता है, समुद्र में गिरता है, सबसे ज़्यादा कहाँ गिरता है, समुद्र में। समुद्र में हिलडुल हलचल मचेगा, सुनामी आएगा, सब वहाँ पे। पृथ्वी पर हजारों की संख्या में उल्का पिंड डेली गिरते हैं, लेकिन हमें पता चलता है नहीं, क्यों, क्योंकि स्थल मंडल पे नहीं गिर रहा है। अगर स्थल मंडल पे गिरबो करेगा तो छोटे छोटे टुकड़ा के रूप में आएगा, ऊपर से आग आ रहा है बड़का बड़का, लेकिन धरती पे आते आते को वायुमंडल में घर्षण करा करा के उसका रगड़ रगड़ के छोटा कर देता है, तो पृथ्वी टाइप गिरेंगे। अब हमारे छत पे गिरेगा तब ना हमें पता चलेगा कुछ गिरा है, पर्वत पहाड़ पे जंगली एरिया इतना है कि जंगल में गिरेगा तो हमें पता चलेगा नहीं, ये हजारों की संख्या में पूरे पृथ्वी पे गिरते हैं डेली के डेली, ठीक है ये। तो अब बताइए कि यहाँ पे निक्स ओलंपिया नाम के पर्वत का निर्माण कैसे हुआ होगा, तुम्हें क्या लग रहा है कैसे हुआ होगा, गिर रहा होगा अंधाधुंध इस पे, ठीक है ना। तो वैसे ही करके ज्वालामुखी फटा होगा, अब अंदर में क्या है पता नहीं, लेकिन इसी प्रकार की घटनाओं के अनुसार निक्स ओलंपिया का निर्माण हुआ होगा, जिसका ऊंचाई कितना है, पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई के लगभग 3 गुना, यानी कि 8850 इसका माउंट एवरेस्ट का है, तो लगभग 3 गुना कर दो, उसको 9 मान के चलो, 8850 है तो 150 मीटर और बढ़ा लो, 9 किलोमीटर कर लो, और 9 गुने 3 करो, 9 27 किलोमीटर क्या हो गया, उसका हाई हो गया, ठीक है। तो ये है आपका मंगल, ये है आपका मंगल, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखो मंगल ग्रह में कोई उपग्रह है कि नहीं, मंगल ग्रह में है जी, जिसके 2 उपग्रह हैं। हाँ मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। फोन निकालो, फोन निकालो ना, हमें याद था कैसे करके फोबोस करके ऐसा कुछ करके। हाँ जी, तो जो मंगल ग्रह है, ठीक है, जो मंगल ग्रह है इसके कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, बताया अभी। पहला का नाम क्या है, फोबोस नाम है, पहला क्या नाम है, फोबोस, और दूसरा क्या नाम है, डिमोस। पहला का फोबोस और दूसरा क्या नाम है, डिमोस। इसका खासियत पता है क्या है, इसका खासियत है कि मंगल ग्रह जो है ना, जैसे पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है,
कितना लगाता है? 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। और अपने धुरी पर कितना घूम लेता है? 24 घंटे में। तो 24 घंटा मंगलों को लगता है। ये मंगल भी कितना चक्कर लगाता है? इसका घूर्णन काल कितना है? घूर्णन काल कितना है? तो घूर्णन काल मंगल का भी कितना है? 24 घंटा ही है, सेम एकदम 24 घंटा। मतलब जैसे पृथ्वी जितना घूम रहा है उतने घूमेगा ये भी, कितना? 24 में। लेकिन इसको अपना एक परिक्रमण काल में कितना समय लगता है? जैसे पृथ्वी को परिक्रमण काल में कितना लगा? 365 दिन 4 घंटा 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा लगता है। और ये 6 घंटा हुआ 4 साल के बाद क्या बन जाता है? एक दिन, यानी 366 दिन बन जाता है। ठीक है, उसे लीप ईयर कहा जाता है पृथ्वी का। पृथ्वी में आपको बताया जाएगा डिटेल में। लेकिन ये क्या करता है? इसका परिक्रमण काल कितने दिन का रहता है पता है? परिक्रमण काल रहता है 687 दिन का। कितने दिन का? 687 दिन का। मतलब सूर्य का एक चक्कर मंगल कितने दिन में पूरा कर रहा है? 687 दिन में। हम जान, हाँ जी। तो यहाँ पे लाइट कट चुका है और जो मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह का जो घूर्णन काल है वहाँ पे देख लो 24 घंटा है और परिक्रमण काल कितना है? 687 दिन का है। और पृथ्वी का जो परिक्रमण काल होता है वो होता है लगभग 365 दिन का। ठीक है, तो घूर्णन काल और ये परिक्रमण काल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका जो उपग्रह है वहाँ पे देख सकते हो, पहला का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डिमोस। फोबोस और डिमोस नाम है। ठीक है ना। और अगला जो है हम लोग इंटर करने वाले हैं इसके बारे में जो देख पा रहे हो, ये लाइन जो दिख रहा है बड़ा सा, ये होता है क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड का पूरा ऐसे ये पाया जाता है, जो कि सौरमंडल के चारों तरफ से गोले गोले ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये एक लाइन में रहेंगे ना, ये इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। इधर क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ग्रह हैं और सूर्य अपने दम से इसको खींचने का प्रयास तो करेगा, लेकिन बृहस्पति इतना बड़ा है, इतना बड़ा ये बृहस्पति है, और शनि है, वरुण है, वरुण है, ये है। ठीक है ना, कि ये लोग सूर्य की ओर इसे नहीं जाने देंगे। ये लोग जो हैं इसे सूर्य की ओर नहीं जाने देते हैं। ठीक है ना, बस यही बात है।